हे गाइस, नमकीन षष्ठी है मेरे साथ है सरीवाम। और आज हम चाने अली। आपसी हाँ, आज हम आपसी से कंटिन्यू करेंगे क्या उड़ीसा की। तो स्टार्ट करें? ट्रांसफॉर्मेशन। हाँ, ट्रांसमिशन से स्टार्ट करते हैं। वहीं से स्टार्ट होगी। हाँ, कहीं जहाँ मत हमने जाइएगा। स्टॉप की थी। हाँ, सस्टेनेबल माइनिंग और एक्सट्रैक्शन की वजह से हुआ। एग्रीकल्चर में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की कमी, एक कॉमनली शेयर्ड विजन का अपसेंस, ह्यूमन रिसोर्स का डिग्रेडेशन, इंफ्रास्ट्रक्चरल एमिनिटीज़ की अपसेंस, अनअकाउंटेबल एडमिनिस्ट्रेशन, इन सब ने उड़ीसा के बैकवर्डनेस में अपना अपना योगदान दिया। सरकार द्वारा माइनिंग, ट्रेडिंग और एक्सट्रैक्शन बेस्ड इंडस्ट्रीज़ को अनरेगुलेटेड वे में छोड़ देना इरिवर्सिबल इन्वायरमेंटल लॉस और इसकी वजह से होने वाले सोशल फ्रिक्शन का कारण बना। इनके अलावा वीक स्टेट पॉलिसीज़, पुअर टेक्नोलॉजी, रिसोर्सेज मिसमैनेजमेंट, नेशनल एंड ग्लोबल मार्केट से प्रॉपर लिंक का अपसेंस और बढ़ती हुई पॉवर्टी, इन सब ने स्टेट के सामने मेजर डेवलपमेंटल चैलेंजेस ऑफर किए। साथ ही रिसोर्स डिप्रिवेशन ने उड़ीसा में नक्सलिज्म की ग्रोथ को सपोर्ट Nice. किया, जो आज भी स्टेट के सदर्न डिस्ट्रिक्ट्स में एक्टिव है। दोस्तों, उड़ीसा की हिस्ट्री में टर्निंग पॉइंट्स 1995 से 2000 के बीच में आए। 1997 में स्टेट लीडर बिजू पटनायक की डेथ से स्टेट पॉलिटिकली अनस्टेबल हो चुका था। डेवलपमेंट से डिप्राइव्ड उड़ीसा स्टेट में तब नेचुरल डिजास्टर्स ने भी अपना कहर बरपाया। 1999 में नॉर्थ इंडिया ओशन में डेवलप्ड BOB 06 साइक्लोन ने उस साल उड़ीसा में भारी तबाही मचाई थी। इस साइक्लोन ने उड़ीसा में इंफ्रास्ट्रक्चर लॉस के अलावा 10,000 से ज़्यादा लोगों की जान ली थी। इस क्रिटिकल जंक्चर पे उड़ीसा से सारे देश ने अपनी उम्मीदें छोड़ दी थी। दोस्तों, उड़ीसा के इस ट्रेजेडी के अंत की शुरुआत तब हुई जब बिजू पटनायक के सक्सेसर के तौर पर उनके बेटे नवीन पटनायक ने सत्ता की बागडोर संभाली। नवीन पटनायक का पॉलिटिकल करियर अस्का से लोकसभा मेंबर की तरह शुरू हुआ। ये तो नवीन पटनायक पॉलिटिक्स में नए थे और उन्होंने अपने सामने आए इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया। उड़ीसा की नीड को समझते हुए उन्होंने एक रीजनल पार्टी बिजू जनता दल की स्थापना की, जो लोकल इश्यूज़ पे बेटर फोकस कर पाएगी। इनिशियल फेज में बिजू जनता दल ने भारतीय जनता पार्टी से अलायंस कर एनडीए गवर्नमेंट में एक कोलिशन पार्टनर बनी और नवीन पटनायक अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट में यूनियन मिनिस्टर बनाए गए। 1999 के सुपर साइक्लोन उड़ीसा को बियॉन्ड इमेजिनेशन डिवास्टेट किया था और तब की कांग्रेस लेड स्टेट गवर्नमेंट इस सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पा रही थी। इस क्राइसिस में नवीन पटनायक और बिजू जनता दल का राइज होता है, जिसे उड़ीसा के लोगों ने 2000 के हुए स्टेट इलेक्शंस में विजयी बनाया। नवीन पटनायक की सरकार के ऊपर पहली जिम्मेदारी आई उन गरीब और अंडर प्रिविलेज्ड लोगों की जो सोशियो इकोनॉमिक डिप्रिवेशन के कारण एक लंबे समय से सफ़र कर रहे थे। सोसाइटी के सेक्शन के लिए कई प्रोग्राम्स अनाउंस कर नवीन पटनायक ने इनके इंटीग्रेशन का प्रोसेस स्टार्ट किया। मास डेवलपमेंट के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की नीड को समझते हुए स्टेट गवर्नमेंट ने कई रोड्स, ब्रिजेस और दूसरे प्रोजेक्ट्स को स्टार्ट किया। दोस्तों, इन्हीं डेवलपमेंट्स के साथ हम उड़ीसा में नवीन एरा की शुरुआत देख सकते हैं। फूड सिक्योरिटी इंश्योर करने के लिए राइस एट 1 रुपये या केजी स्कीम लाई गई। नवीन पटनायक द्वारा फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करते हुए 85 लाख फैमिलीज़ के 3 करोड़ लोगों को हेल्प दी गई। डिप्राइव्ड लोग जो टाउन्स में आते हैं उन्हें ₹5 में मील प्रोवाइड कराया गया। स्टेट गवर्नमेंट द्वारा लॉन्च्ड मिशन शक्ति के थ्रू विमेन एम्पावरमेंट पे फोकस किया गया। मिशन शक्ति के तहत 5 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का फॉर्मेशन हुआ, जिसने 50 लाख वुमेन को सेल्फ सफिशिएंट बनाया। इस योजना से केवल 1% इंटरेस्ट पे अब 3 लाख तक का लोन प्रोवाइड किया जा सकता है। ममता योजना ने प्रेग्नेंट वुमेन और चिल्ड्रन को स्टेट सपोर्ट प्रोवाइड कराया। मदर और चाइल्ड हेल्थ को प्रायोरिटी पे रखते हुए ममता योजना के तहत 30 लाख से ज़्यादा प्रेग्नेंट वुमेन को 1100 करोड़ के फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड की गई। इस स्कीम की वजह से उड़ीसा में इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट 96 से घटकर 40 हो गया। ट्राइबल राइट प्रोटेक्शन के लिए भी स्टेट गवर्नमेंट द्वारा कई रेगुलेशन पास किए गए। ट्राइबल्स और शेड्यूल कास्ट बच्चों को स्टाइपेंड देकर गवर्नमेंट ने उन्हें सेल्फ रिलायंट बनने में मदद की। मधु बाबू पेंशन योजना के तहत स्टेट के 43 लाख बेनिफिशियरीज, जिनमें एल्डरली पीपल, विडोज और अंडर प्रिविलेज शामिल हैं, उन्हें फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड किया गया। स्टेट गवर्नमेंट द्वारा फार्मर्स के लिए लॉन्च्ड कालिया स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट के PM किसान स्कीम के इक्विवेलेंट माना जाता है।
फार्मर्स पे फोकस करते हुए 1% इंटरेस्ट पे उन्हें लोन प्रोवाइड किए जाते हैं। साथ ही बिजू कृषका कल्याण योजना के तहत फार्मर्स को फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट भी प्रोवाइड की जाती है। गवर्नमेंट ने टारगेट लिया है कि आने वाले कुछ सालों के अंदर रूरल एरियाज के सारे कच्चे घर को पक्के घर में बदल दिया जाएगा। पिछले 3 सालों में 5 लाख जॉब्स क्रिएट किए गए हैं। साथ ही 11 लाख यूथ को एम्प्लॉयमेंट के लिए ट्रेन करने की प्लानिंग की गई है। निरामया प्रोग्राम के तहत 130 लाख लोग आज फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट अवेल कर पा रहे हैं। आज उड़ीसा के हर डिस्ट्रिक्ट में कैंसर ट्रीटमेंट के लिए फैसिलिटी अवेलेबल है। दोस्तों, इसके साथ नवीन पटनायक ने करप्शन और मला एडमिनिस्ट्रेशन के अगेंस्ट भी कई स्टेप्स लिए हैं। इस स्टेप की शुरुआत उन्होंने अपने ही गवर्नमेंट के 3 मंत्रियों को उनके पद से हटाकर की थी। एंटी करप्शन मेजर्स को बढ़ावा देते हुए गवर्नमेंट ने करप्ट ऑफिसर्स का सस्पेंशन किया और उनके पेंशन्स पर भी रोक लगाना शुरू कर दिया। अपने गवर्नेंस के फोकस को 5 T's पे शिफ्ट कर एक सिटीजन सेंट्रिक गवर्नमेंट मॉडल बनाने का प्रयास भी नवीन पटनायक ने किया। इन 5 T's के तहत टेक्नोलॉजी, ट्रांसपेरेंसी, टीम वर्क, टाइम और ट्रांसफॉर्मेशन पे जोर डाला गया। सिटीजन्स की सुविधा के लिए पुलिस स्टेशंस भी रिफॉर्म किए गए ताकि उन्हें पीपल फ्रेंडली बनाया जा सके। दोस्तों, नवीन पटनायक ने स्टेट के नेचुरल कैलेमिटी की हिस्ट्री को देखते हुए स्टेट की डिजास्टर मैनेजमेंट मशीनरी को रिफॉर्म किया और किसी भी सिचुएशन में प्रॉपर्ली एक्ट करने के योग्य बनाया। पटनायक गवर्नमेंट ने अपने अनेक स्कीम से सोसाइटी के लगभग हर सेक्शन को टच किया, जिससे स्टेट की इंटीग्रेटेड ग्रोथ पॉसिबल हो पाई। इन सब के अलावा स्टेट गवर्नमेंट ने ग्रोथ के दूसरे एस्पेक्ट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन पे भी स्पेशल फोकस किया है। दोस्तों, उड़ीसा में इंडस्ट्रियल ग्रोथ के पीछे 1991 में सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा लिबरलाइजेशन पॉलिसी का अहम योगदान है। इस पॉलिसी ने कई रिफॉर्म्स किए, जिनमें लाइसेंस परमिट को एबॉलिश करना और न्यू एंटरप्राइजेस की एंट्री को ईजी करना सबसे प्रमुख है। स्टेट गवर्नमेंट द्वारा लॉन्च्ड इंडस्ट्रियल पॉलिसी डॉक्यूमेंट 2001 ने प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट कर एग्रेसिव इंडस्ट्रियलाइजेशन को पुश किया है। स्टेट गवर्नमेंट के साथ टैक्स कंसेशन, इंडस्ट्रीज़ को ज़मीन कंसेशनल रेट्स पे देना, न्यू इंडस्ट्रियल यूनिट्स को इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी से एग्जेम्प्ट करना और लेबर लॉस को रेशनलाइज कर उड़ीसा में इंडस्ट्रियलाइजेशन को सपोर्ट किया गया। 2007 में पटनायक गवर्नमेंट एक न्यू इंडस्ट्रियल डॉक्यूमेंट के साथ आई, जिसका पर्पस उड़ीसा को एक वाइब्रेंट और इंडस्ट्रियलाइज स्टेट के साथ मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना था। 2009 की MSME डेवलपमेंट पॉलिसी डॉक्यूमेंट ने माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस के कंसर्न कई रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए, जिनका ऑब्जेक्टिव एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और वैल्यू एडिशन था। इन कंसंट्रेटेड एफर्ट्स की वजह से स्टेट के ग्रॉस वैल्यू एडिड यानी कि GVA में इंडस्ट्री का शेयर सर्विसेज के बराबर जा पहुंचा। दोस्तों, उड़ीसा में एंटरप्रेन्योर्स उसके बैकवर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर और स्किल्ड मैन पावर की कमी से आना नहीं चाहते थे। नवीन पटनायक गवर्नमेंट ने इन्हें आइडेंटिफाई कर एड्रेस करना शुरू किया। कई हाईवेज जो पोर्ट से मिनरल रीजन्स को लिंक करते हैं, उन्हें बनाया गया। इन हाईवेज की हेल्प से कटक, भुवनेश्वर ट्विन सिटीज़ को भी जोड़ा गया। उड़ीसा ने हायर एजुकेशनल नीड को समझते हुए एम्स और IIT जैसे इंस्टीट्यूशंस को स्टैब्लिश किया। पटनायक द्वारा इम्प्लीमेंटेड इन रिफॉर्म्स की वजह से 3 फैक्टर्स, मैसिव इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट, फिस्कल डिसिप्लिन और इफेक्टिव डिजास्टर मैनेजमेंट का क्रिएशन हुआ, जिसने स्टेट की ग्रोथ में मदद की। स्टील, फेरो एलॉयज और एल्युमिनियम के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में इंडस्ट्रियल हाउसेस को इनवाइट करना स्टेट के लिए बेनिफिशियल साबित हुआ। फाइनेंस कमीशन की एडवाइस को मानते हुए उड़ीसा ने फिजिकल डिसिप्लिन की ओथ को फॉलो किया। 2003 के बाद स्टेट गवर्नमेंट द्वारा साइक्लोन और फ्लड्स के अगेंस्ट इनोवेटिव डिजास्टर मैनेजमेंट इनिशिएटिव्स को इम्प्लीमेंट करना स्टेट GDP पे होने वाले इनकी नेगेटिव इम्पैक्ट को मिटिगेट करने में हेल्पफुल रहा। दोस्तों, नवीन पटनायक द्वारा लिए गए इनिशिएटिव से उड़ीसा ने ग्रोथ और डेवलपमेंट का फेज देखा, लेकिन आज भी कुछ अनटच्ड इश्यूज हैं जिन पे गवर्नमेंट के प्रोएक्टिव एक्शन की ज़रूरत है। उड़ीसा के सदर्न KBK रीजन में अब भी वाइड स्प्रेड पॉवर्टी विटनेस की जा सकती है। KBK रीजन उड़ीसा के 8 डिस्ट्रिक्ट ग्रुप से मिलकर बना है। इनमें से कालाहांडी, कोरापुट, बलानगीर, नुआपड़ा, सोनेपुर, रायगढ़, मलकानगिरी और नबरंगपुर शामिल हैं। ये रीजन आज उड़ीसा का पूरेस्ट रीजन है। KBK रीजन, जो कि लार्जली ट्राइबल रीजन है, वहाँ आज भी सीवियर ड्रॉट्स की वजह से
फ्रीक्वेंट फेमिन्स भी विटनेस किए जाते हैं जो पॉवर्टी और फूड इनसिक्योरिटी को जन्म देते हैं। इस रीजन के फूड इनसिक्योरिटी और पॉवर्टी की वजह से इसे हंगर बेल्ट ऑफ इंडिया कहा गया है। केबी के रीजन स्टेट गवर्नमेंट के लैक ऑफ इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट पॉलिसीज और अप्रोच को शो करता है। स्टेट का हेल्थ आज भी पब्लिक सेक्टर डोमिनेटेड है और इसमें प्राइवेट सेक्टर से काफ़ी कम इंटरफेरेंस है। स्टेट गवर्नमेंट की बेस्ट एफर्ट्स के बाद भी पब्लिक हेल्थ का ओवरऑल स्टेटस बिलो सेटिस्फैक्शन है। यदि हेल्थ सेक्टर में भी प्राइवेट प्लेयर्स की एंट्री अलाउ की जाए तो हेल्थ कवर इंक्रीज करने में ये कंस्ट्रक्टिव स्टेप होगा। उड़ीसा द्वारा विटनेस किए गए इस ग्रोथ सर्च को आज भी बेटर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में चेंज नहीं किया जा सका है, जो कहीं ना कहीं स्टेट गवर्नमेंट की पॉलिसीज इम्प्लीमेंटेशन अप्रोच को क्वेश्चन करती है। स्टेट के वेरियस रीजन्स में अब भी डेवलपमेंट लेवल पे डिस्पैरिटी देखी जा सकती है, जो इस बात का समर्थन करती है कि हर रीजन की सेपरेट इन डेप्थ एनालिसिस की ज़रूरत है। दोस्तों, उड़ीसा को इंडिया का बेस्ट केप्ट सीक्रेट कहा जाता है। ये फ्रेज उड़ीसा के हिडन टूरिज्म पोटेंशियल को दर्शाता है, जिसे आज भी प्रॉपरली टैप नहीं किया गया है। ऑल्दो पुरी, भुवनेश्वर, कोणार्क इत्यादि को आज टूरिस्ट सिटीज़ की तरह प्रोजेक्ट किया जा रहा है, बट उड़ीसा की ब्यूटी इन रीजन से आगे भी फैली हुई है। फॉरेस्ट, लैंडस्केप, सॉल्ट वाटर लेक्स जैसे चिलिका सी कोस्ट टूरिज्म सेक्टर के लिए इमेंस पोटेंशियल रखते हैं। उड़ीसा के ट्राइबल रीजन्स को भी रूरल और इको टूरिज्म की तरह डेवलप किया जा सकता है। उड़ीसा के कई रिलीजियसली फॉरगेटन साइट्स रिलीजियस टूरिज्म फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकती हैं। उड़ीसा का लॉन्ग कोस्ट लाइन, फिशरीज और पोर्ट एक्टिविटीज़ को भी और इन्हांस वे में सपोर्ट कर सकता है। पारादीप पोर्ट की तरह स्टेट में दूसरे डीप पोर्ट का निर्माण स्टेट इकोनॉमी के लिए बेनिफिशियल स्टेप साबित होगा। दोस्तों, उड़ीसा के पास रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं है। नवीन पटनायक गवर्नमेंट के गवर्नेंस मॉडल के अंदर स्टेट आज अपने डेवलपमेंट की जर्नी को तेज़ी से कवर कर रहा है। यदि उड़ीसा को बीमारू स्टेटस से बाहर निकाल डेवलप्ड कोस्टल स्टेट से compete करना है, तो जिस तरह इंडस्ट्रीज़ और सर्विसेज पे फोकस किया गया है, वैसा ही फोकस एग्रीकल्चर और रूरल एरियाज़ के डेवलपमेंट पे करना होगा। कोस्टल रीजन की तरह यदि केबी के रीजन और हिंटरलैंड में फोकस किया जाए तो स्टेट अपने कई इश्यूज़ को रिजॉल्व कर सकता है। इन इश्यूज़ के रिजॉल्व होने से स्टेट अपने दूसरे डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स पे बेटर कंट्रीब्यूट कर पाएगा। तो दोस्तों, ये थी कहानी उड़ीसा की। अगर आप चाहते हैं कि हम किसी और स्टेट की इन डेप्थ एनालिसिस इसी तरह से करें तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। नवीन पटनायक जो था, मतलब ये था गवर्नमेंट उनका जो था, उनकी गवर्नमेंट थी, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया और बहुत अच्छा काम किया यार। फैबुलस दिखाया। अभी देखते हैं आगे और कितना ही जाएगा। हाँ, ये नहीं, कितना अच्छा लग रहा था कि वो अपनी वहाँ की जो रूरल जो एरियाज में जो जहाँ पे कमी थी चीज़ों की, उस सारी नेसेसरी चीज़ों को, अलाउंस को पूरा कंप्लीट कर रहा था, फैसिलिटीज दे रहा था यार। जो लोग सोचते हैं 5 मिनट क्या बनता है, वो एक मील दे रहा है कसम से सीरियसली। हाँ, और पूरा सपोर्ट दे रहा था। हाँ। जो भी हो, चाहे बच्चे से लेके बड़ा, विडो से लेके हाँ। जो भी है, सबको सपोर्ट दे रहा प्रेग्नेंट था। वुमन की अलग था। इवन हाँ, यानी क्या अमेजिंग फैसिलिटी यानी प्रोवाइड की थी, और यार कहाँ से सपोर्ट शाबाश यानी कैसा था और कहाँ से कहाँ कर दिया। कसम से, यानी तभी इस यार वीडियो ऐसे को लोग जरूरी ट्रांसफर, हैं। हाँ ऐसे जरूरी लोग है, जरूरी बहुत जरूरी है। इवन अभी भी शायद है ना, कुछ एरिया में काम चल रहा है, हाँ। वो उसका बताए थे ना, बिल्कुल आर्ट एरिया हाँ आर्ट सिटी से बता के। मगर यार अमेजिंग, मैं भी खुद अमेज हूँ एंड बहुत अप्रिशिएट करती हूँ कि ना वहाँ की वैसे, गवर्नमेंट ने हाँ। भी इतना इन्हीं सपोर्ट करी, केयरिंग के, लाइक सारी फैसिलिटी। अब नेचुरल डिजास्टर को कोई कोई नहीं नहीं हो हो सकता, तो जो होना है वो तो होता है, यार बट मुझे ना बहुत बुरा भी लगा। जो मंदिर के टेंपल्स पे ना, टेंपल्स यार अमेजिंग कैसे बने थे आखिरी जगह, हाँ। जबरदस्त। सारे मुझे फर्स्ट पार्ट में भी जो हमने देखा वो भी बहुत अच्छे थे यार, बहुत जबरदस्त यार, कसम सीरियसली। प्यारा लग रहा था। इवन उसमें वो अंदर कोई पिक्चर वीचर नहीं हाँ। लगी ना कि आइडेंटिफाई कर सके, तो उन लोगों ने बाहर ही उसको, उसके ऊपर उन्हीं का स्कल्पचर, कोई भी पिक्चर टाइप बनाया है उसी का, तो बहुत अच्छा लग रहा था। मींस यार उसमें बहुत हार्ड वर्किंग है, कोई आसान नहीं है, बट
नो डाउट देख के लग रहा था कि वहाँ पे ना किसी चीज़ की कमी भी नहीं नहीं। है और बहुत खूबसूरत पानी भी place है। आठ नदियाँ बह रही, 7-8 नदियाँ, कसम से सीरियसली बहुत अच्छा और लोकेशन पहाड़ है। भी, जैसे कुछ हर चीज थी, हर चीज है, यही तो हर चीज है। तभी वो वीडियो में बता भी रहे थे कि कमी नहीं है हाँ। किसी चीज़ की वहाँ पे। चलो कोई मसला नहीं है, होता है, गवर्नमेंट का होता है, मसले अपने मसले भी होते हैं। हम्म। कोई करप्ट होता रहता है, 2-3 करप्ट भी निकाला, तो होता है, हर जगह हाँ होता है। सीरियसली मैं बहुत अप्रिशिएट करती हूँ एंड मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ देख के, हाँ, स्पेशली वो जो सपोर्ट वहाँ पे गवर्नमेंट अपनी पब्लिक को वो कर रही है है। यार, बहुत शाबाश शाबाश सीरियसली। यानी अब क्या बोले, वैसे भी सारा तो डिस्क्राइब ऑलरेडी इन्होंने खुद कर खुद ही किया, दिया है, brief तो किया। अब हम ही उसी चीज़ को रिपीट करने का कोई लाइक फायदा। फ़ायदा नहीं है। वेल हमने बहुत इंजॉय किया और हमें बहुत अच्छा लगा, हमें इसके बारे में पता चला जो हमें पता ही नहीं था कि ये भी ओडिशा भी एक जगह है। तो वेल अगर कभी नसीब में हुआ तो जाएंगे ज़रूर, वहाँ पे विजिट करेंगे, खूबसूरत सी जगह भी इंजॉय करेंगे। उम्मीद करते हैं हमारे सब्सक्राइबर को हमारा ये रिएक्शन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना। सो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।